बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर जाम करने पर हरियाणा सरकार को फटकार मिली है। राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट से फटकार हरियाणा सरकार को लगाई गई और हरियाणा सरकार से सवाल किया गया कि आखिर यातायात को राज्य कैसे रोक सकता है। यातायात को नियंत्रित करना तो उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अर्जी हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और ये पूछा है हरियाणा सरकार से कि आखिर यातायात को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी अगर हरियाणा सरकार की है तो फिर ऐसे में सरकार क्या कर रही थी, और साथ ही यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी आखिर राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार कैसे यातायात को नियंत्रित नहीं कर पाई और इतने लंबे समय से बॉर्डर बन रहा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, लेकिन शंभू बॉर्डर जाम करने पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, ये बड़ा सवाल हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया और ये कहा गया कि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में राज्य कैसे रास्ता रोके रख सकते हैं इतने दिनों तक। तो फटकार हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद चल रहा है क्योंकि यहाँ पर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी था और धरना देने के लिए, अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए किसान लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर बीते दिनों भी खबर सामने आई थी कि कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर को खाली कराया जाए। लेकिन जब हरियाणा सरकार की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यातायात को नियंत्रण में रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन राज्य सरकार इतने दिनों तक रास्ता कैसे रोक सकती है, यातायात अब तक नियंत्रित क्यों नहीं हुआ। तो कई बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार से पूछे गए और ये अहम फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को देखने को मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया गया। दरअसल विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया था इसको सार्वजनिक करने के पहले, और अब 4 भागों में यूसीसी रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। कमेटी ने बताया कि मुस्लिम लॉ बनाने के लिए सिया और सुन्नी के विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया था और उसी के तर्ज पर कई रूल्स को तय किया गया। तो रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी हर किसी के समक्ष रखी। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके साथ कमेटी के मेंबर एडीजी अमित सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और साथ ही दून यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेखा जंगवाल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी रिपोर्ट आम जनता से साझा नहीं हो पाई थी और अब 4 खंडों की रिपोर्ट और नियमावली का आज लोकार्पण कर दिया गया, यानी इसे सार्वजनिक हर किसी के लिए कर दिया गया है। और अब किसी भी प्रकार के अगर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो मांग हो रही थी, तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा इस नियम के लागू होने के बाद, यानी यूसीसी लागू होने के बाद से। पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही समान न्याय मिल सकेगा, यानी चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अब हर अपराध की सजा एक ही प्रकार से तय होगी। हर अपराध के खिलाफ अगर कोई भी न्याय की गुहार लगाता है तो उस व्यक्ति को न्याय एक ही तर्ज पर दिया जाएगा, एक समान रखते हुए, यानी यहाँ किसी अन्य धर्म का पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार के तहत में जो भी कानून तय किए जाएंगे, उन कानून की प्रक्रियाओं के तहत में ये न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। और इसी के तहत में ये भी जानकारी साझा की गई है, क्योंकि यूसीसी रिपोर्ट जब जारी किया गया तो इसे 4 खंडों में जारी किया गया और ये कहा गया है कि सिया और सुन्नी के धर्म ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए रूल्स तैयार हुए हैं। अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह
रिपोर्ट अपलोड होगी। और अगली बड़ी खबर सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया। दरअसल सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ गई है। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 25 जुलाई तक अभी जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। सीएम केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए अब इस मामले को आगे अगली बेंच को भेज दिया, यानी बड़ी बेंच को भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जमानत दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत दी। अभी जेल में ही लेकिन अरविंद केजरीवाल को रहना होगा, क्योंकि जिस मामले में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, दरअसल वो मामला ईडी से जुड़ा हुआ था, जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही थी शराब घोटाले को लेकर। लेकिन वहीं सीबीआई भी लगातार अपनी जांच के दायरों को बढ़ा रही है और इसके तहत में सीबीआई ने भी शिकंजा कसा था अरविंद केजरीवाल पर। तो ईडी मामले में तो केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है और इसी वजह से उन्हें अभी भी सलाखों के पीछे रहना होगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है, अंतरिम जमानत है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन बड़ी बेंच की सुनवाई तक के लिए केजरीवाल को यह राहत दी गई। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है और अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी बेंच को केस को ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि अब बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद जो भी फैसला रहेगा कोर्ट की तरफ से, तब यह तय होगा कि पूर्ण रूप से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उन्हें एक बार फिर झटका लगता है। धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो अब आप भी ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आज के जब अंतरिम जमानत दी केजरीवाल को तो क्या कहा। हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है,
हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं, केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश भी जारी किया गया और केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे हैं और केजरीवाल एक निर्वाचित नेता है, ये कोर्ट ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि पद पर बने रहने का उनका पूरा अधिकार बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो इस पर सुनवाई हुई, लंबे समय तक दोनों तरफ से दलीलें रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अंतरिम जमानत देने के साथ में कि अभी भी इस मामले में जांच जारी है, लेकिन हम गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ ये तय नहीं कर सकते कि महज सवालों के जवाब के तहत में उनकी गिरफ्तारी करवा दी जाए। तो इसलिए यह अंतरिम जमानत दी जा रही है। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ भी चल रहा है। तो एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में बारात इकट्ठा होगी और सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद से मिलने की रस्म होगी और मिलने की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला की जाएगी और वहीं लगन और 7 फेरे साथ ही सिंदूरदान की रस्म रात 9:30 बजे शुरू होगी। शादी में शामिल होने के लिए मुंबई में उनके घर वेडिंग फंक्शन जोरों शोरों से चल रहा है। इस मौके पर फिल्मी हस्तियों से लेकर नेता और विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अनंत राधिका की शादी को लेकर अंबानी फैमिली में जश्न का माहौल है। तो अनंत अंबानी और राधिका की शादी में दुनिया के कौन-कौन से आने वाले मेहमान गवाह बनेंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जूनियर अंबानी की शादी में कई दिग्गज चेहरे पहुंचने वाले हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए हों, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है और इंटरनेशनल स्तर पर जो एक्टर्स है, जो सिंगर्स है, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है और इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया गया है उनके तरफ से और एक एक करके मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, कितना भव्य रूप इसे दिया जा रहा है, उसकी एक झलक हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही रस्में कैसी होंगी, कितने बजे क्या रस्म निभाई जाएगी, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो इससे पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की कुछ शूट्स भी आपने देखे होंगे और साथ ही प्री वेडिंग जो फंक्शंस आप तैयार किए गए थे उसमें कई मेहमानों के शामिल होने की खबरें भी आपने सुनी। आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से लेकर के हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी उनके प्री वेडिंग के लिए निमंत्रण भेजा गया था और साथ ही साथ आपने उन तस्वीरों को भी देखा कि कैसे प्री वेडिंग भी अलग अलग स्तर पर करवाई गई, एक जो भारत में हुई और दूसरी जो विदेश यानी इटली में भी करवाई गई थी। और अब उसके बाद संगीत की फंक्शन को भी इसी तरीके से बेहद ही जोरों शोरों के साथ में निभाया गया था और आज 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध जाएंगे और ऐसे में कई बड़े चेहरे अनंत और राधिका की शाही शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो जानकारी आपको दे दें कि एंटीरिया के बाहर लाइटिंग की गई है, भारी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है, तो अंदर से शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। बनारसी थीम पर होगी अनंत और राधिका की शादी। तो वहीं 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद फंक्शन भी रखा गया है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। तो देश विदेश की कई हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं और ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन मुंबई पहुंचे हैं। तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर भी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। अब बीती रात सैमसंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो वाई ली भी अनंत और राधिका की शादी में शुमार होने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। अनंत और राधिका की शादी की कुल 3 रिसेप्शंस होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन का हिस्सा बनेंगी, जबकि 14 जुलाई वाले रिसेप्शन में भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग पहुंचेंगे। तो इसके अलावा रिलायंस और जियो के बड़े अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे।
15 जुलाई वाले रिसेप्शन में साधारण लोगों को इनवाइट किया गया है। एक तरह से ये समारोह आम जनता के लिए भी आयोजित है। खास मेहमानों को मुंबई ले जाने के लिए 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पर लिए गए हैं और पूरे समारोह में 100 से अधिक प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि अंबानी परिवार ने आईटीसी, द ललित और ताज जैसे आसपास के होटलों को बुक कराया है। क्षेत्र की कई कंपनियों ने कर्मचारियों को 15 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दी है। तो फिलहाल ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से खास मेहमान होंगे। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, वहीं टोनी ब्लेयर को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि मुंबई पहुंच चुके हैं। पूर्व पीएम है यूके के, इंटरनेशनल मॉडल भी पहुंचे हुए हैं। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी में किम कार्दाशियन और सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते रहे हैं, वो भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये एक तरीके से शाही शादी है जो कि अंबानी, जिनको कहा जाता है कि भारत के उम्दा बिजनेसमैन और ऐसे में सबसे बड़े स्तर के बिजनेसमैन के छोटे बेटे की शादी है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।